नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और ब्लंटली स्पीकिंग में हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक शेयर मार्केट कैसा रहेगा, यानी कि 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। ये अगला सप्ताह जो है या करंट वीक हम कह लें, ये सिर्फ 4 दिनों का ट्रेडिंग होगा, क्योंकि 15 अगस्त को शुक्रवार है और शुक्रवार को मार्केट बंद रहेगा, तो इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन इस सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट में जो लगातार गिरावट आ रही है, अगर वैसे तो बात करें जो सुभाष जी ने पिछले वीक एनालिसिस की थी और प्रेडिक्शन की थी कि भाई रेंज क्या रहेगी, तो रेंज के अंदर ही मार्केट है। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है, और उसका सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूं कि जो ट्रंप ने अपना टैरिफ बॉम्ब छोड़ा है, उसके कारण ही है। लेकिन क्या ये गिरावट अभी और आएगी? ट्रंप का जो बयानबाजियां हैं या जो उनका टैरिफ को लेके रुख है, उसके कारण भारतीय शेयर बाजार पे क्या मार पड़ने वाली है या क्या अपॉर्चुनिटी है, ये सब हम समझते हैं सुभाष जी के साथ में। सुभाष जी से हम ये भी समझेंगे क्या इस वक्त अगर बाइंग की जाती है, तो अगर कोई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये निकल के आ रही है ट्रंप, या अभी मार्केट और गिरेगी और नीचे बड़ी अपॉर्चुनिटी का हमें इंतजार करना चाहिए? इन सब विषय पे बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर जी, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत जो मुझे फॉलो करते हैं जी, तो सुभाष जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली, उसका क्या जो बड़ा कारण है वो ट्रंप का टैरिफ है, या इसके अलावा भी कुछ ट्रिगर्स रहे? देखो, मेन कारण तो ट्रम्प का टैरिफ वार है। जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है, 25% एडिशनल पेनल्टी लगाई है, जो जी 6 अगस्त को लगाई है इसने, और जो 21 दिन बाद 27 अगस्त से एप्लीकेबल हो जाएगी। जी तो 25 और 25 50 हो गया। तो बेसिकली क्या है कि जो हार्श स्टेटमेंट है कि भी आप रशिया से ऑयल परचेज करते हैं और रशिया यूक्रेन के ऊपर वार कर रहा है, लोग मर रहे हैं, एंड तो यू आर रेस्पॉन्सिबल। उससे पहले रशिया और इंडिया की डेडली इकोनॉमी है, एक ये नेगेटिव स्टेटमेंट दिया, है नहीं? तो ये डेड और डेड 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 इकोनॉमी है। हाँ, डेड इकोनॉमी है। तो मतलब सबको पता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सब इकोनॉमिस्ट हैं, सब फिच रेटिंग, इंडिया रेटिंग, दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज हैं, सब देख रही हैं इंडिया इज प्रोग्रेसिंग फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो ऐसी स्टेटमेंट देना तो उसका फ्रस्ट्रेशन ही शो कर रहा है। बिल्कुल, और आप सही इसकी कह रहे हैं, रिलायबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, जबकि मतलब अगर आप अमेरिका से कंपेयर करें तो अमेरिका की 2% से भी कम की रफ्तार से बढ़ रही है इकोनॉमी, और हमारी 6% से भी अधिक से बढ़ रही है और लगातार हाँ, बढ़ती आ रही है। तो हम 3 गुना उनसे तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद वो हमारी इकोनॉमी को डेड कह रहे हैं। तो जो आपने हाँ, कहा कि बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेशन ही है। हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन ही है, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सबके सामने हैं, और इंडिया की रिलायबिलिटी बहुत हाई है। तो ये जो नेगेटिविटी फैला रहा है, तो है। और देखो, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, कि कुछ एक्सपोर्ट तो अभी भी एग्जम्प्टेड आइटम में है, अब वो टेम्परेरी है, लेकिन वो दोबारा से उसको भी रिकंसिडर करके उन पे भी टैरिफ लगा सकता है। तो कहने का मतलब है, अभी जैसे फार्मा सेक्टर है, कोई टैक्स नहीं लगा। अभी जो स्मार्टफोन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, है नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं है, एग्जम्प्टेड आइटम में है। तो अभी जी बहुत सारे आइटम्स हैं, 30-30-40 बिलियन यूएस डॉलर का जो एक्सपोर्ट है, वो अभी बिल्कुल उसमें नहीं है, टैरिफ के अंदर। बाकी जैसे टेक्सटाइल है नहीं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, अ, अ, और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो उन पे टैक्स लगा दिया है उसने 50%। तो अब ये क्या है कि हमारे इंजीनियरिंग गुड्स हैं, जो टेक्सटाइल है, करोड़ों में एम्प्लॉइज उसमें लगे हुए हैं, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉब्लम है। और क्या है कि इंडिया इज वेरी ब्रेव, भी अल्टरनेटिव वो ढूंढ लेंगे, दूसरे मार्केट है, साउथ ईस्ट देख लेंगे, यूके, यूरोप, एनी और अदर मार्केट्स, मिडल ईस्ट, सब मार्केट को वो बाद में देख लेंगे। लेकिन टाइम बाउंड एक गैप आ जाएगा यदि ये 50% टैरिफ लगा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी जीडीपी थोड़ी सी 20 से 30 पैसा जीडीपी में अफेक्ट आएगा, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है,
लेकिन फिर भी कहीं हम बढ़ रहे थे और कहीं गिरने की तरफ रहेंगे। तो वो 20 एक 30 से 30 पैसे बेसिस पॉइंट जो आपने कहे कि वो मतलब उसकी एक वो मतलब उम्मीद है। है। जी, हालांकि हमारे से ज्यादा लूजर अमेरिका रहेगा, क्योंकि 142 करोड़ लोगों की मार्केट को, उसको मार्केट फोरगो करना पड़ेगा, है नहीं? तो ये एक उसके लिए ज्यादा लॉस है बेनिस्बत हमारे लिए। लॉस दोनों की तरफ है, ग्लोबल ट्रेड कम हो जाएगा, है नहीं? बिल्कुल और भाई, उसके उसके नागरिकों को भी तो सामान महंगा मिलेगा। हाँ, सामान उसके नागरिकों को भी महंगा मिलेगा, क्योंकि टैरिफ जो लगता है वो कंज्यूमर को दे पे करना पड़ता है। जी, यदि तो अब इसका ये मतलब हुआ, यदि 50% टैरिफ लगाएंगे तो इंडिया का कुछ एक तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे कंट्रीज है, वियतनाम है, इवन चाइना का भी हमसे कम टैरिफ है, जबकि जी। वो भी रशिया से हमसे ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है। आई इवन थिंक अमेरिका हम भी थर्ड लार्जेस्ट। रशिया से, जी, हाँ, हमने कहा हम शायद इवन थर्ड अमेरिका, लार्जेस्ट हैं टैरिफ के लिए, टैरिफ के हम मामले में। सेकंड लार्जेस्ट हैं, अब चाइना नंबर वन है ऑयल के ओके। अंदर। और जी, अभी अमेरिका भी बहुत सारे प्रोडक्ट इससे इंपोर्ट करते हैं रशिया से, यूरोप भी कर रहा है। तो वो इस बात का जब उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आप लोग ये सारे आइटम इंपोर्ट करते हैं, तो कहते मुझे नहीं पता। मतलब ऐसी बात बोल के, और तुम इतना हाई टैरिफ लगा रहे हो, तो मतलब ये एक, क्योंकि और पीछे बहुत सारे कारण हैं। इन्होंने कहा था, स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैंने इंडिया और पाकिस्तान का वार रोकने बहुत में बताया। मेरा हाथ है ना? जी। और इंडिया ने इसको माना नहीं, तो वो कहीं खुंदक है वो, है नहीं? ऐसे बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट है नहीं? हम्म। तो और तो ये देखिए जो ग्लोबल जो, मैं बिल्कुल भाई साहब यही पूछना चाह रहा था कि भाई आखिरकार जो ट्रम्प जिसके लिए मतलब हमारे देश से इतना उनको समर्थन मिलता रहा, हमने जाके वहां पे उनकी एक तरह से कैंपेनिंग भी करी, मोदी जी भी गए, और इन सब के बावजूद जो इतना प्रगाढ़ रिश्ता था मोदी में और ट्रम्प में, इन सब के बावजूद ट्रम्प अचानक ऐसा क्या हुआ जो हमारे देश के खिलाफ खड़े हो गए? देखिए आज भी वो कहता है मोदी इज माय फ्रेंड। हम्म। बेसिकली वो उनके जीएम सीड्स हैं, है नहीं? और जो अपने एग्रीकल्चर आइटम्स हैं वो इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और इंडिया वो कतई उसको ओपन नहीं करना चाहता एग्रीकल्चर आइटम को, क्योंकि हम्म। उससे उन, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं, और जी। उसकी ओनरशिप उन्हीं के पास रहेगी, उनकी कंपनियों के पास ही रहेगी। और हम सिर्फ इसमें से एक तरीके से कोई चीज लीज पर ले लेते हैं, हमारी जमीन, हमारी सॉइल। तो इंडिया नेवर वांट कि एग्रीकल्चर के लिए, उनके सीड्स के लिए, आर्टिफिशियल सीड्स के लिए या एग्रीकल्चर आइटम के लिए उनके सस्ते एक्सपोर्ट को यहाँ पे इंपोर्ट किया अलाउ जाए, कर। और फिर हमारा जितने एग्रीकल्चर फार्मर्स वगैरह हैं उनको इम्पैक्ट किया जाए। जी। तो इंडिया ये कभी नहीं चाहता। तो ये एक, तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि उनको एग्रीकल्चर आइटम खोलना था, क्योंकि जब भी एग्रीमेंट हो रहे थे तो बहुत बार एग्रीमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट था, तो इंडिया की तरफ से प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी पॉलिटिकली उनकी तरफ से डिनाई होता था। पानी ले लें अगर आपके पास रखा है तो। हाँ जी, कोई नहीं, कोई नहीं। जी। हाँ जी। तो जी। ये उनकी तरफ से प्रॉब्लम रही है, और इंडिया इसको कंप्लीट कर सकता था, है नहीं? जी। तो ये है कि अभी दोबारा से फिर मीटिंग है, देखते हैं क्या होता है। और बिल्कुल। नहीं तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो ये मान के चलो कि इंडिया फिर इंडिया के जो कॉर्पोरेट्स हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट वी विल सर्च फॉर द अल्टरनेटिव मार्केट, और वी वी विल टेक एज ए अपॉर्चुनिटी, है नहीं? हम्म। इसको, है नहीं? और वी विल रिप्लेस इट। लेकिन ये है कि देखिए गैप इसमें, कोई चला हुआ मार्केट की और कोई अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढते हैं तो टाइम तो लगता है, तो कुछ टाइम टाइम लगता तो। है, बिल्कुल सही बात है। वो एक वैक्यूम आ जाता है तो उसमें थोड़ा-सा कहते हैं ना, इकोनॉमी भी सफ़र कर सकती है। अब सुभाष जी, इन सारे सिनेरियो को अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट वीक हमारा है,
तो इसमें नेक्स्ट वीक से भी पहले हम ये रेंज तो मैं आपसे समझ ही लूंगा कि क्या रेंज रहने वाली है, लेकिन क्या अभी का मार्केट क्या ऐसा है कि इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपका हमेशा से फिलॉसफी है जब भी मार्केट गिरे हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म में बने रहना है, क्योंकि ओवरऑल शेयर मार्केट इंडिया का इंटैक्ट है, इकोनॉमी उसकी इंटैक्ट है और लॉन्ग टर्म में ये आगे ही बढ़ना है। तो अभी आपका क्या कहना है, क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या और अभी गिरने की संभावना हो सकती है? देखो अभी थोड़ा सा और मार्केट गिर सकता है नहीं, तो मतलब थोड़ा हर फंडामेंटल स्टॉक को लिया जा सकता है, क्योंकि ओके। ये एक एबनॉर्मल चीज है जो टैरिफ वार वाला हुआ है, ये जी। नॉर्मल नहीं है। तो मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है कि एकदम एबनॉर्मल मार्केट गिरता है, तो उसमें जितना नीचे हम ले सकते हैं उतना बेटर है। बाकी फंडामेंटल के लिए, इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इवन दीज लेवल्स आर वेरी गुड। तो यहाँ से ओके। अकुमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि भी सारा का सारा माल अभी लिया जाए, क्यों अभी थोड़ा सा और उम्मीद है कि नीचे जाएगा मार्केट, है नहीं, तो वो उस नीचे के लेवल पे लेना बनता है। बाकी नीचे के लेवल पर जी। हाँ जी, बाकी यही है कि बाकी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी तो अभी है। मैं तो अभी इसको लॉन्ग टर्म के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें माल लेना बनता है। देखिए मान लेना बहुत सारे बनता है। फैक्टर्स हैं जो नेक्स्ट वीक भी सीपीआई डाटा आएगा, यूएस का भी है, इंडिया का भी है, और जीडीपी डाटा यूके का भी आएगा, यूएस का भी आएगा, और आरबीआई का भी फॉरेन एक्सचेंज, इसका रिजर्व्स कितना है, ये डाउन हुआ है 700 बिलियन यूएस डॉलर से। मैं तो ये 1 अगस्त का आएगा उसमें। तो मतलब ये सारे डाटा इज टू बी लुक आफ्टर, और बहुत सारे रिजल्ट्स अभी भी आने हैं 15 अगस्त तक। तो ये मतलब रिजल्ट आने ही है, तो वो भी सब ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। हालांकि ये जून, अप्रैल, मई, जून के रिजल्ट एनकरेजिंग नहीं है, ये बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं, और कोई ट्रिगर नहीं बना पा रहे मार्केट के अंदर। और हम्म। ये जो टैरिफ वार भी हुआ है, इससे भी पूरा फाइनेंशियल ईयर 26 का जो रिजल्ट्स हैं कॉर्पोरेट के, वो हिलेंगे। तो क्योंकि उससे पहले तो हम कह रहे थे कि भी फाइनेंशियल ईयर 6.5% से भी ऊपर जीडीपी रह सकती है। तो ये कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग नहीं रहेंगे। तो वो आउटलुक जो है ना, जो 15-20 दिन पहले हम जो बात करते थे कि इंडियन जी। इकोनॉमी वेरी वेरी गुड, फंडामेंटल इज गुड, तो अब वो जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ी बढ़ी हुई लग रही है कंसिडरिंग फ्यूचर रिजल्ट्स आने के हिसाब से। तो कॉर्पोरेट ओके। रिजल्ट्स अब एक्सपोर्ट इतने हिलेगा और दूसरा मार्केट गेन करने में टाइम लगेगा। तो अभी मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 26 के जो कॉर्पोरेट रिजल्ट रहे हैं, जो मैं पहले कह रहा था उस हिसाब से उम्मीद नहीं है, और थोड़ा उसमें से ट्रिगर कम रहेगा। थोड़ा सा ट्रिगर कम रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी अगर हम नेक्स्ट वीक के लेवल्स देखें तो किस रेंज में ये जा सकता है मार्केट, क्योंकि जैसे लास्ट वीक आपने कहा था भाई 24,150 से लेके 25,150 के बीच में रहने की संभावना है निफ्टी की, तो मार्केट उसी रेंज में रहा। लेकिन अभी हम अगर नेक्स्ट वीक की बात करें जो 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में है, तो इसमें क्या रेंज आप देखते हैं? थोड़ा सा मैंने और डाउन किया है, 23,950 से 24,950, अच्छा, है नहीं, मतलब ये अभी अगर गिरती है मार्केट तो 23,950 तक भी जाने की 950, संभावना हो सकता मतलब ये 24,000 से नीचे टेक्निकली नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने है। ओके। 23,950 लिया है। और ठीक है। बैंक निफ्टी जो मैं सोच रहा हूँ 54,100 से 56,100 का है रेंज। बैंक निफ्टी 54,100 से लेके 56,100, और निफ्टी आपने बताया 23,950 से लेके 24,950। तो आई थिंक 24,300 समथिंग में निफ्टी बंद हुआ है। तो क्या ये मतलब 4 दिन के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हम देख सकते हैं? देखो थोड़ी सी गिरावट, क्योंकि हमारा जो निफ्टी जो बंद हुआ है वो है 24,363, जी। और मैं 23,950 कह रहा हूँ, तो 401 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे जा सकता है मार्केट। हालांकि क्या? अब थोड़ा सा भी लेवल नीचे जाने में जोर पड़ रहा है।
है ना। लेकिन ये 50% टैरिफ ऐसा लगा दिया है कि यदि आप कोई भी आइटम एक्सपोर्ट करते हो यूएस के अंदर, तो वो आप एग्जम्प्टेड आइटम को छोड़ दो, फिर एग्जम्प्टेड आइटम पे भी तलवार लटकी हुई है, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा है कि अभी मैं और बहुत सारी चीजें डिक्लेयर करूंगा। तो वी नेवर नो कि ये टेम्परेरी है या ये एग्जम्प्टेड ही रहेंगे परमानेंट। है ना, तो तो इसलिए अभी सुभाष जी, इसमें एक चीज और बताइए जो मैं समझना चाहता हूँ, हो सकता है हाँ दर्शक भी इसे समझना चाहें, कि मान लीजिए टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा सा इसके ऊपर डेंट पड़ेगा, नुकसान होगा, इंपोर्ट में थोड़ी सी कमी आ सकती है, ठीक है ना। जैसे आपने कहा भाई हम जब दूसरी मार्केट देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन इमीडिएटली तो हमें एक ब्रेक का, एक हर्डल का फेस करना पड़ेगा। लेकिन इस सारे मसले पे, सारे मामले में क्या अमेरिका को नुकसान नहीं होगा? और अगर अमेरिका अमेरिका, को नुकसान होगा तो क्यों वो ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर होगा आप तो? सोचिए, आप सोचिए, इंडिया, रसिया, चाइना, जो चाइना हमारा राइवल है, हम ये मोदी जी चाइना जा रहे हैं, और चाइना से हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और रसिया से अंडरस्टैंडिंग तो पहले से ही है, ये बॉन्डिंग बढ़ जाती है, और ब्रिक्स कंट्री और बॉन्डिंग बढ़ा लेते हैं। कल को हमारी एक करेंसी डिक्लेयर हो जाती है, हम रिप्लेस कर देते हैं डॉलर को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत निकल रही है। तो वी नेवर फॉरगेट कि ये क्या पता बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, और हम अभी तक ये नहीं सोच पा रहे थे कि कैसे डॉलर को रिप्लेस किया जाए, या कैसे हम चाइना से हमारी दोस्ती, क्योंकि चाइना की भी नीड है, चाइना को भी थ्रेट है कि वो टैरिफ और बढ़ा सकता है, और रशिया को भी थ्रेट है। तो ये कहने का मतलब ये है, इतना इतनी यदि ब्रिक्स कंट्रीज सब इकट्ठे हो गए, ब्राजील मोदी को टेलीफोन कर रहा है, वो कह रहा है मैं यूएस से बात ही नहीं करूंगा। तो ये बेवकूफी है, मैं समझदारी नहीं कर रहा यूएस की, कि जो इतना बड़ा रिलेशन यूएस का और अमेरिका का बना था, है नहीं, अमेरिका और इंडिया पहले का। हम रसिया से बॉन्डिंग हमारी बढ़ गई थी, फिर एक स्टेज ऐसी आ गई थी, यूके यूएस की तरफ जा रहे थे, तो जी। वो सारी बॉन्डिंग एक झटके से खत्म हो जाएगी, और यूएस जो है अमेरिका की राइवलरी है, और उसको इंडिया जैसा पार्टनर चाहिए, वो अपना एक पार्टनर खत्म कर रहा है। तो यूएस की तो बेवकूफी है, वहां के लोकल और बहुत सारे पॉलिटिशियन इसके बारे में लिख रहे हैं, और ट्रम्प को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और यदि वास्तव में ये टैरिफ लग जाता है, इंडिया ने जैसे रिएक्ट किया है और ये चीजें होती है, तो मैं समझता हूँ ट्रम्प के लिए बहुत हानिकारक है, और ये उस सीट पर रहे ना रहे, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी बिल्कुल ठीक कह रहे रिवोल्ट। हैं, बिल्कुल सही बात है सुभाष जी। समस्याएं ट्रम्प के सामने हैं, और ट्रम्प पता नहीं क्यों चीजों को समझ नहीं रहे हैं, और क्यों इस तरह और की आम ऐसा टिप्पणी है कर कि रहे हैं। एफपीआई की सेलिंग आप देखिए, एफपीआई की सेलिंग अगस्त के अंदर 14,019 करोड़ रही है, और ओके। पूरे साल के अंदर 1,76,744 करोड़ की सेलिंग रही है। हम्म। डीआई की बाइंग रही है अगस्त के महीने में 36,795 करोड़, है नहीं, और 4,45,320 करोड़ डीआई की बाइंग है। तो मतलब डीआई हमेशा सपोर्ट कर रहा है, एफपीआई की सेलिंग कंटिन्यूअस है। तो ये इसकी सेलिंग, टैरिफ का ये बम्बारमेंट, हमारे क्वार्टरली रिजल्ट सही नहीं होना, रेपो रेट हमने अभी जो आरबीआई की पॉलिसी आई थी, वहां पे रेपो रेट हमने 5.5 ही रखा है, इंटरेस्ट रेट इमीडिएट कम नहीं किया है, स्टांस न्यूट्रली रखा था, अकोमोडेटिव नहीं किया जैसे उम्मीद थी, क्योंकि इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यदि ये रिटेन होते हैं तो मतलब इस तरह की सिचुएशन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है। इस तरह की सिचुएशन में मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का और इंडियन मार्केट का अनसर्टेनिटी होते हुए मार्केट अभी ऊपर नहीं जा सकता। तो मार्केट अभी ये है। ऊपर नहीं जा सकता है। हाँ बिल्कुल सुभाष जी, अभी इस चर्चा को आज यहीं पे मैं विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आपका गला भी बार बार कह रहा है कि भी थोड़ा सा थम हाँ, वो जाते हैं। थोड़ा सा तो ये मौसम की वजह से गला चल रहा है। जी 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 जी।
तो एक बार मैं दर्शकों को दोबारा से लेवल्स रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी के आपने दिए हैं 23,950 से लेकर 24,950 के बीच में रहने की संभावना है, और बैंक निफ्टी 54,100 से लेकर 56,100 ये लेवल आपने दिए हैं। और जब भी हम लेवल्स देते हैं सुभाष जी और मार्केट का विश्लेषण करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए होता है, ना कि हम किसी भी तरह की आपको खरीद या बेच की सलाह देते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई आपको कदम उठाना हो, निर्णय लेना हो, खरीदें या बेचें, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। अगर आपके पास वित्तीय सलाहकार नहीं है तो आप एसएमसी ग्रुप के से भी संपर्क कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको ये सलाह मिल सकती है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रक्षाबंधन की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुभाष जी, धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।